बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक्स को टच करना है। आप हैरान रह जाएंगे, मैं आपको एक दो चीज़ें ऐसी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार फिर फौज से एक सवाल। आप हमें अक्सर वीडियोस बॉर्डर से भेजते हैं, यानी सोशल मीडिया पे हमें नज़र आती हैं, जिसमें आप ईद मुबारक अपने सिपाहियों से कहलवा रहे होते हैं। कभी ऐसी 5 स्टार मैस से बैठ के क्यों ये पैगामात नहीं आते? क्या ऐसे 5 स्टार मकामात से ईद मुबारक देने से आपका कोई बयानिए को नुकसान होता है, या आपकी सिर्फ एक मैस का वीडियो नज़र आ रहा है? तो कभी ये भी बताएं ना कि अफसरान की अयाशी किस किस्म की होती है। ये नाज़रीन ऑफिसर्स मैस कालाबाग है, और आप ज़रा इसका माहौल चेक करें, आप ज़रा स्टाइल चेक करें, और आप सेटिंग चेक करें, और फिर हमें सिर्फ बॉर्डर से आए ईद मुबारक का मैसेज और यहाँ से ना आए तो हमें दुख होता है ना। हम चाहते हैं कि यहाँ के भी बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो इस गरीब गुरबा मैस में बेचारे बैठे होते हैं, वतन का दिफा कर रहे होते हैं, यहाँ बैठ के बड़ी मुश्किल से सूखी रोटी खा रहे होते हैं, गर्मी में बेचारे परेशान बैठे होते हैं, वहाँ से भी ईद मुबारक आना चाहिए। वो बॉर्डर पर तो खुली फ़ज़ा में लोग बैठे होते हैं। तो प्लीज़ ये ज़रूर करें ताकि कौम को पता चले कि आप कितनी मुश्किलात में रहते हैं। अब मेरे पाकिस्तानी ये ज़रूरी था, क्योंकि रिकॉर्ड की दुरुस्ती बड़ी ज़रूरी है। हमें मुतालिया पाकिस्तान जिस तरह लिखा लिखाया और पढ़ाया गया है, उसको दुरुस्त करना है। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो मुतालिया पाकिस्तान को दुरुस्त होना है। मुतालिया पाकिस्तान दुरुस्त नहीं होगा तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे पाकिस्तानी एक और चीज़ आपके सामने रखता हूं जो फौज से रिलेटेड है। अब एक कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें हमारी तरफ से नुमान ज़करिया साहब पहुंचे होते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, ये चंद सेकंड का क्लिप सुने। Excellencies, the information environment is becoming increasingly fragmented as digital platforms, AI-generated content, and disinformation campaigns erode trust, distort narratives, and compress decision-making timelines. In this evolving landscape, control of information and data integrity has emerged as a critical determinant of strategic stability alongside conventional military balance. ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी जाते हैं और वहाँ पे भी जाके इनको AI से बनाए गए कंटेंट से मसला है। अब इनको मसला इंडिया के बनाए गए कंटेंट से नहीं है। वो तो बड़ी आसानी से काउंटर हो सकता है, पाकिस्तान उसको काउंटर कर देगा, इंडिया फिर करेगा। तो दोनों तरफ से इनको मसला है जो पाकिस्तान के अंदर कंटेंट चल रहा है, उससे मसला है, बहुत ज़्यादा मसला है। यहाँ तक कि आर्मी फोरम्स पे बैठ के भी कहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो इससे बड़ा कुछ गलत हो रहा है, बड़ी ख़राबी हो रही है। ये जो क्यों, मैंने आपको एक चीज़ बताना शुरू की थी जब AI की वीडियोज़ बनना शुरू हुई थी, और शुरू में मैंने आपके साथ कुछ शेयर भी करना शुरू की थी। ये देखिए, आप कुछ चीज़ पढ़ लेते हैं कि बार भूल जाते हैं। आंखों देखी चीज़ नहीं भूलती। जैसे मिसाल बनी ना, आंखों देखी मक्खी कैसे निकल लें, क्योंकि आंखों से देखी होती है तो कैसे निकल लें। जब आप किसी को एक सिचुएशन, फॉर एग्जांपल जो इन्होंने सानिया 26 नवंबर किया, अब जो लोग वहां मौजूद नहीं थे, जिन लोगों ने देखा नहीं कि एक्चुअली वहां पे क्या बर्बरियत की गई, उन लोगों को समझ नहीं आनी थी एक्सटेंट के हुआ क्या है। फिर AI वीडियोस बनी, उन वीडियोस में दिखाया गया कि कैसे एक नमाजी को नीचे फेंका जा रहा है, दिखाया गया कि कैसे छतों से फायरिंग की गई, दिखाया गया नीचे कैसे खून की नदियां बहा दी गई, कैसे लाशें गायब की गई, किस तरह कंटेनरों में लोगों को डाला, ये सब AI ने दिखाया। अब लोगों को नहीं भूलता। मैं जितना मर्जी यहां बैठ के बयान करता रहूं ना समझ आती, लेकिन वो AI की वीडियोस ने सबको दिखाते, इनको इससे बड़ी तकलीफ पहुंच रही। तो मेरा इनको ये कहना है कि जनाब ये AI का दौर है। जेनसन हुआंग जो एनवीडिया का CEO है ना, वो पता है क्या कहता है? कहते हैं कि अगर मेरा एक एम्प्लॉय है ना, इंजीनियर, उसे मैं $5 लाख तनख्वाह दे रहा हूं, और अगर वो AI का इस्तेमाल उसे एक साल में सिर्फ $5,000 का करता है, तो मेरे लिए ये खतरे की घंटी होगी। मैं ये चाहूंगा कि वो $2.5 लाख कम अज कम AI की API पे लगाए। यानी दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी, अब इस टाइम वैल्यूएशन के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया है दुनिया में, उसका CEO कहता है कि AI का इस्तेमाल जो कम करेगा मेरी कंपनी में, उसकी कोई जगह नहीं है, ज्यादा करना पड़ेगा। दुनिया सारी इस तरफ जा रही है, तो आपको अपने आप को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। वो वक्त दूर नहीं है जब AI के ड्रोन्स जो होंगे, जो AI सोल्जर्स होंगे, वो खुद डिसाइड करेंगे ऑन देयर ओन कि आगे क्या एक्शन लेना है। पीछे बैठ के रिमोट कंट्रोल से भी कंट्रोल नहीं होगा। उनकी प्रोग्रामिंग कर दी जाएगी कि ये जगह है, इस खित्ते से आगे दुश्मन है, दुश्मन के रोबोट्स या फौज ऐसे लगती है और तुमने उनको छोड़ना नहीं है, फड़काना है। ये आगे होने जा रहा है। ये जो टर्मिनेटर 1-2 टाइप मूवीज या टर्मिनेटर जजमेंट डे और सारी मूवीज हैं, ये किसी के दिमाग में ख्याल नहीं आया। ये सब पॉसिबिलिटीज थी, सिर्फ हार्डवेयर नहीं था। कोडिंग पहले भी हो सकती थी, ये सारी हार्डवेयर कैपेबिलिटी नहीं थी। अब इतनी तरक्की हो गई है कि हार्डवेयर उस लेवल पे आ गया है, अभी भी बिल्कुल उस लेवल पे नहीं पहुंचा, इट नीड्स मोर। और एनर्जी का बड़ा इशू आ गया है कि एनर्जी कैसे बनानी। उस टाइम इतनी एनर्जी भी नहीं थी आज से 40-50 साल पहले दुनिया में। तो बिजली बनाने में इजाफा हुआ। चीन ने इस दौरान तबाही मचा दिया सोलर और विंड और सारी एनर्जी से। तो
अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होता जा रहा है, तो इसको सीखें खुदारा। मैं सबको ये कहता हूं, आप लोगों को भी इसको सीखें। अब अगला जमाना, अगला दौर एआई का है। इससे आगे, इससे जो पीछे रह जाएंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे, और फौज भी अब आगे इसी तरफ जाएगी। मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिप है। मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको इस बार जो वीडियो बताने लगा हूं वो थोड़ी मुख्तलिफ वीडियो होगी। नाज़रीन, हम ज़रा जायज़ा लेते हैं इस क्लिप का। इस क्लिप में आपको नज़र आएगी आगे जाके विक्टोरिया न्यूलैंड, माइक पॉम्पियो और उनके बैंड बजाने वाले साहब जिन्हें मीडिया पे दावत दी गई है, वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लेते हैं ताकि पता चले विक्टोरिया न्यूलैंड कौन है। विक्टोरिया न्यूलैंड डोनाल्ड लू की बॉस थी। ये वो औरत है जिसने यूक्रेन जंग शुरू करवाने में सबसे अहम किरदार अदा किया, और पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन की मास्टरमाइंड ये थी। यानी टास्क पीछे से बाइडेन नहीं दिया होगा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट इसने किया था डोनाल्ड लू के जरिए। समझ रहे हैं, ये इतनी अहम औरत है। This is what human decency demands. You don't let a radical regime close off the global economy by firing Shaheed missiles into nations that did nothing. Right, they're firing into civilians in the United Arab Emirates even just this week. That's just not something that the world can accept. And so this monster is worthy of the hunt. You do know, Mike, that we started the war. No, absolutely not. Absolutely not. Oh, no. No, no, no. They weren't firing those missiles until Israel and the United States attacked Iran. You do understand. Welcome to 1979 when the revolutionary regime began to kill Europeans. You do know that we overthrew the democratically elected government in 1954. Just for the record, you were talking about this. You don't think you think Iran's forgotten about that? No, I suspect they've not. You don't think Iran remembers that we supported Saddam Hussein in the Iran-Iraq war? I know this. About this? I know this. Other countries have history. Do you think Iran is a monster? No. Okay. Okay. I don't think they're I'm glad I don't live there. I think many countries do many bad things, including my own. And I wouldn't call the United States a monster. But Stephen, do you also remember that we wouldn't have had October 7th if we hadn't had Iranian support for Hamas? I agree. We wouldn't have had October 7th if we'd gotten peace in the Middle East, and that's a much longer story. It is, and every single U.S. president has tried and will continue to. Not very hard. But it is very important to emphasize there's no evidence that Iran even knew about October 7th, much less caused it. Oh my goodness. I'm sure it is lovely to live where you live and believe that. There's no evidence in the public record of that. Oh my goodness. ये थी विक्टोरिया न्यूलैंड जो बोल रही थी अभी। ये है वो खातून जिसने पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन करवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। यही वो खातून है जिसने यूक्रेन में भी रजीम चेंज करवाया और उसमें जंग की बुनियाद रखी। ये नियो कौन है? ये समझ लें आपके बस नेतन्याहू की चमची रही है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन करने की वजह क्या बनी। लेकिन इनके पॉइंट आपने समझे, यहीं से तो चीज समझ आती है सारी। वो बात कर रहा है माइक पॉम्पियो, जो ट्रंप के पिछले दौर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो अब मार्को रूबियो है। तो वो बात कर रहा है कि देखें ना जी, ईरान जो है ना वो सिविलियंस के ऊपर यूएई में हमले कर रहा है। ईरान जो है ना उसने फलां कर दिया है, उसने अपना हरमज बंद कर दिया है फलां। उसको जवाब बड़ा तगड़ा मिलता है कि यार ईरान पहले तो ये नहीं कर रहा था, ईरान तो कहीं भी हमले नहीं कर रहा था, कहीं शायद ड्रोन नहीं भेज रहा था। अमेरिका और इसराइल ने ये जो हमला किया उसके बाद ये सब हुआ। तो आगे से माइक पॉम्पियो ना बड़ी चालाकी करता है, कहता है वेलकम टू 1979, जब ईरानियों ने यूरोपियंस को मारना शुरू किया। वो कहता है एक मिनट, उससे पहले हमने ईरान के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, जमहूरी गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा था। वो मुस्तदक की 1953-54 में जो सारा कुछ करके हुकूमत गिराई गई थी, उसका याद दिलाया गया। अब तक कोई सबूत नहीं है कि ईरान को ये पता भी था कि क्या होने वाला है। अब तक कोई सबूत नहीं है पब्लिक रिकॉर्ड में। फिर वो बताते हैं कि विक्टोरिया न्यूलैंड बोलती है कि वाह, फिर तो आप बड़ी वेलकम, जो आप जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां पे तो ज़बरदस्ती कुछ होगा, यानी तंजिया बात करती है। तो मतलब ये है कि बयानिया सिर्फ बातों में बनाया जा रहा है। इंतहाई दाएं बाजू और प्रो नेतन्याहू जो बयानिया है वो सिर्फ बातों से बनाया जा रहा है, उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं खड़ा हुआ। लेकिन अमेरिका के अंदर से क्राइमिया जो है वो खड़ी हो रही है। और मैं आपको ये बात बार बार बता रहा हूं, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। और जो अमेरिका की वॉर मशीन है वो इकोनॉमिक मशीन से शिकस्त खाने वाली है बहुत जल्द। और मैं आपको बताता हूं इस हवाले से एक तज्जिया जो है वो किसी ने दिया है, साइमन डिक्सन उनका नाम है, मईशत से इसका बड़ा ताल्लुक है। वो कुछ बता रहा है। खबर आती है कि The proposed US-Iran peace deal includes a $300 billion reconstruction fund for Iran, पर न्यू यॉर्क टाइम्स। जो proposed deal है उसमें ईरान की तामीर नौ के लिए $300 अरब का एक फंड रखा जाएगा। आपको ज्यादा समझ आएगी जब मैं आपके सामने ये रखूंगा। जो ओबामा ने डील की थी उसमें टोटल ईरान को $1.7 बिलियन मिला था टोटल। ट्रंप आज तक जिसको लताड़ता रहता है।
अब ट्रंप ऐसी डील करने जा रहा है जिसमें $300 बिलियन ईरान की तामीर नो पे लगेगा। ये एक फंड बनेगा, इसमें अरब ममालिक को चिप इन करना पड़ेगा, ये उनकी सिक्योरिटी की गारंटी होगी, वरना ईरान उनका पेंटा लगाता रहेगा, उनके तेल की तनसीबात तबाह कर देगा, उनके गैस इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देगा। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ये खबर देता है कि $300 अरब का एक फंड कायम होगा। तो ट्रंप की तो सारी सियासत बर्बाद हो गई। इसके नीचे साइमन डिक्सन लिखता है कि दैट्स व्हाट कोवर्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लुक्स लाइक। सऊदी अरेबिया के हवाले से, दैट्स हाउ यू पैकेज FIC एंड GCC कैपिटल इनटू ईरान व्हाइल प्रिजर्विंग द नैरेटिव रिक्वायर्ड बाय ईरान पावर स्ट्रक्चर। यानी अरब ममालिक का पैसा और इन्फ्लुएंस अब ईरान में इस तरह जाएगा कि उसको इस पैकेज में बंद करके दिया जाएगा। सेकंड, चीन, दैट्स व्हाट आई मेंट बाय चाइना's प्लान टू मैनेज ईरान's ट्रांजिशन फ्रॉम विद इन एक्सचेंज फॉर सैंक्शन रिलीफ एंड रीसेट ऑफ द रीजनल ऑर्डर। सो चीन इसमें किरदार अदा कर रहा है कि हम ईरान को लेस रेडिकलाइज्ड रेजिम बना देंगे अंदर से, लेकिन सरमायाकारी करके, पैसा लगा के इस तरह हम इन्फ्लुएंस बनाएंगे और दुनिया को ईरान से फिर कोई इशू नहीं होगा। सो चीन का इसमें ये बेनिफिट है। अमेरिका क्या खड़ा है? दैट्स हाउ द US मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैंड्स द बैटन टू द फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। और इस तरह अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो पूरी दुनिया को रूल कर रहा है जंग अजीम 1 और 2 से, वो बैटन अब फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के हवाले करने जा रहा है। यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जहां पे माशी तौर पे मुल्कों को कंट्रोल किया जाएगा, अब जंगों से नहीं किया जाएगा आगे। Which has a greater incentive to invest in regional stability than in the Middle East forever war model. Different players, different incentives, different mechanisms of power. New capital flows for a multipolar world order, a new world order, not built through military occupation, but built through capital allocation. एक ऐसा नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन यानी फौज के कब्जों के जरिए नहीं फैलाया जाएगा, बल्कि कैपिटल एलोकेशन के जरिए, यानी सरमाए की एलोकेशन किधर किधर कहां कहां कैसे कैसे स्ट्रेटेजिकली करनी है, उसके जरिए आप सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा। और ईरान वो पहली तजर्बागाह बनने जा रहा है जहां पे कैपिटल एलोकेशन के जरिए कंट्रोल किया जाएगा सब कुछ। अरब ममालिक को यही लालच दिया जा रहा है कि आप ईरान के रीबिल्डिंग के अंदर जब पैसा लगाएंगे तो आपको ईरान के अंदर एक सर्टन कंट्रोल मिल जाएगा। समझ रहे हैं? इस लालच के तहत $300 अरब निकलवाया जाएगा सर्टन अरब ममालिक से। तो समझें, मैंने आपसे कहा था ये मुख्तलिफ वीडियो होगी और मुख्तलिफ तरीके से बात होगी, आप इंटरनेशनल चीज़ों को बेहतर समझ सकेंगे। अब तेल की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताने लगा हूँ। एक तो है ना कि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है और ट्रंप ने बड़े मास्टरफुली मार्केट को कंट्रोल रखा हुआ है। ये तो हमें मानना पड़ेगा कि उसने ऐसी चतर चलाकियाँ की हैं, उसके लोगों ने ऐसा ज़बरदस्त माल बनाया है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, तेल की असल ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है? You know, it's a little hard to explain. We really are seeing markets tighten, inventories draw, demand for products around the world still very strong. I think there's this belief, and we're experiencing it again the last few days, that the end is near, the conflict is nearly resolved, and flow through the Strait will resume very quickly, and that has kept the back end of the curve lower than it might otherwise have been. And I think the psychology of the market has been this is closer to the end rather than the beginning. But what about the physical world? When will inventories be at the very bottom? Before long. We are steadily drawing inventories down on products, on crude, in locations around the world. I think June and July are going to be critical months, and you can see the trajectory of these inventories in the data, and it's concerning. माइक वर्थ, शेवरॉन का CEO, कहता है कि जून और जुलाई बड़े क्रिटिकल महीने होंगे। जो एक्चुअल स्टॉक पड़ा हुआ है प्रोडक्ट्स का, जिसमें तेल इंक्लूडेड है, और अब नाए हरमुद अगर अभी नहीं खुलती, यानी जून स्टार्ट हो गया ना, समझें आप, कल से जून स्टार्ट है, जून और जुलाई क्रिटिकल महीने होंगे, यानी डील करनी ही पड़ेगी ट्रंप को। अगर डील नहीं होती तो पूरी दुनिया में शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी, और अगस्त तक अगर बात चली जाती है तो फिर रिसेशन की तरफ मामला चले जाएंगे। ये मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इस पर और बहुत सारे तज्जिए हो चुके हैं कि ग्रेट डिप्रेशन वाली सूरत हाल कहीं पैदा ना हो जाए अगर ये मामलात नहीं सुलझते। अब ऐसे में द अटलांटिक लिखता है, नो वे टू मेक अ डील, द एग्रीमेंट दैट ट्रंप वांट्स टू स्ट्राइक विद ईरान कीप्स एलूडिंग हिम। ट्रंप जिस तरह का एग्रीमेंट चाह रहा है वो नहीं हो पा रहा। सो कोई रास्ता नहीं है ट्रंप की जीत का। मैं आपको ये बात कह रहा हूं ना कितने दिनों से, आप जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, कि ट्रंप जीत चाहता है जो उसे मिल नहीं रही, इसके अंदर से ईरान उसे दे नहीं रहा। अब द अटलांटिक ये लिख रहा है और वो कहता है कि कोई जरिया नहीं है ट्रंप के पास ऐसी डील करने का जो उसकी जीत पर आके खत्म होती है। ट्रंप कितना आवाज बाख्ता हो चुका है, मैं आपको अब ये सुनाता हूं। Their Navy is totally gone, 100%. Their Air Force is totally gone, 100%. Their military, we've sort of left it alone because we think that their military is somewhat moderate. They have other people that aren't moderate. We've taken them out. We've taken different forms of leadership out. We've actually left their military alone. People would be surprised to hear that. Because mistakes have been made in wars where you wipe out everybody and then you have a country that's, for 40 years can never rebuild.
You look at what happened with Iraq. We did so. Iran is in a very bad position. They have no military. All they have is good talk, and they have a fake press. You know the. इसी क्लिप में शुरू में कहता है कि हमने नेवी खत्म कर दिया, ईरान की एयरफोर्स खत्म कर दिया, लेकिन हमने ईरान की मिलिट्री को छोड़ दिया है, यानी उन्हें हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। क्लिप के एंड में कहता है कि ईरान का सब कुछ खत्म हो गया, उसके पास कोई फौज नहीं है। यह है ट्रंप की ज़हनी हालत। लेकिन इसके बाद ट्रंप एक एतराफ़ करता है और वो कहता है कि ईरान पे हमें हमला नहीं करना चाहिए था। ये ज़रा सुने। You look at what happened with Iraq. We did so bad. That was such a foolish thing, what we did. Shouldn't have been there in the first place, by the way. And shouldn't have been in Iran. But Iran has the capability. If we didn't hit them with the B-2 bombers 9 months ago, they would have a nuclear weapon right now. इराक की गलती थी और हमें ईरान में भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर हम 9 महीने पहले B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल न करते तो ईरान के पास अभी एटमी मवाद होता। यानी 9 महीने पहले जो काम कर दिया था खत्म हो गया ना। गलती का एतराफ़ कर रहा है कि हमें नहीं जाना चाहिए था, अंदर फंस गया ना बुरी तरह। खुद कह रहा है कि हमें नहीं जाना चाहिए था। कौन कहता है जंग के बाद कि हमें नहीं करनी चाहिए थी, बताएं मुझे, अनलेस आप शिकस्त खा चुके हों, बस एतराफ़ ना करना चाहें। तो ये दबे लफ्ज़ों में एतराफ़ शिकस्त है। अब मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज़ है जिस पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बात होती है, और वो आखिर जी ये सब इमरान खान के दौर में भी हुआ था, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट है तो भी आपको दिखा रहा हूँ। ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन इमरान खान के दौर में हो रहे थे। मरियम नवाज, बिलावल, पूरी नून लीग गिलगित बल्तिस्तान के एयरपोर्टों पे उनका वेलकम हो रहा है। हिना परवेज बट जो मरियम नवाज के बैग उठा के फिरा करती थी उस टाइम, वो बार बार 3 बार जो है वो गिलगित बल्तिस्तान पहुंच रही थी। मरियम नवाज उस टाइम आपको पता है कि सर्टन कैरेक्टर से मैचिंग कपड़े, कभी इमरान खान की कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक आज़ादी थी। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान के दौर में तो इनको खुली आज़ादियाँ थीं, इनकी अयाशियाँ थीं, तो कहते हैं जी फाशिज्म वाला दौर था। इमरान खान के दौर में सबसे ज़्यादा लॉन्ग मार्चेस हुए, सबसे ज़्यादा धरने हुए, सबसे ज़्यादा एहतजाज हुए। TLP तक ने नहीं बख्शा। एक महाज हर वक्त फौज ने खड़ा किया रखा इमरान खान के खिलाफ। लेकिन जी आखिर इमरान खान भी बड़ा फाशिस्ट था। ये वो बयानियां है जो आज के जुल्म को जस्टिफाई करने के लिए दिया जाता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेमोक्रेट है। और ये बात मैं कहता रहा तब भी कि अगर इस मुल्क में कभी हकीकी आज़ादी अब नाम आ गया ना, मैं कहा करता था सिविलियन बालादस्ती अगर कायम होनी है तो इमरान खान ही करेगा, उसके लिए लड़ेगा इमरान खान। ये 2019 में मैंने बात करना शुरू की थी। आज दुनिया ने देख लिया कि इमरान खान हकीकी जमहूरियत के लिए लड़ रहा है, इस मुल्क की अवाम के असल हकूक़ के लिए इमरान खान लड़ रहा है। आपसे इंशाल्लाह पाकिस्तान टाइम रात को 11 बजे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।